हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संडे को कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आते हैं। कभी मानचित्र की क्लास, कभी इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी लेके आ गए। तो इस तरीके से हम आपके लिए संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल लाते हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025-26 का, अक्सर से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। जो हम क्वेश्चन करवाएंगे अभी, आप अपना छमाही इम्तिहान देख लीजिएगा और वार्षिक पेपर मिला लीजिएगा, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए, बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर हो जाइए और क्लास में बिल्कुल तैयार हो जाइए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और हमें उम्मीद है भी कि आप लोग सभी प्रश्नों की बिल्कुल तैयारी करके आए होंगे, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल पढ़ा है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं, घर टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। हम रोजाना आपकी क्लास भी करवाते हैं और क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप वो वीडियो को शेयर कर दें तो हमारे ऊपर एहसान होगा आपका, ठीक है। निकिता जी, सृष्टि जी, संध्या जी, दीपा जी, जानवी जी, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद शहनवाज, आप सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन हम आप सभी के चैट देख रहे हैं, बिल्कुल चैट बॉक्स में मौजूद है, उपस्थित है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल शुरू करते हैं। जर्मनी के झंडे में कौन कौन से रंग हैं? क्यों जी, अभी 2-3 दिन पहले आपने पूछा था दीपा जी, क्वेश्चन भी आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी के झंडे में कौन कौन से कलर हैं? काला, गोल्डन, लाल। अरे यही तो हमने बताया था, बस गोल्डन की जगह पीला कहा था। तो यही हमारा जो है वो जर्मनी का झंडा है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ऊपर काला, नीचे गोल्डन, बीच में गोल्डन और नीचे क्या रहेगा? लाल रंग रहेगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरिया, सफेद, हरा, ये तो हमारे इंडिया का है, ये हमारे इंडिया का झंडा है। केसरिया, सफेद, हरा, ये हमारे इंडिया का झंडा है। नीला, सफेद, लाल, अरे ये तो फ्रांस का झंडा है। ये किस देश का झंडा है? फ्रांस का। हरा, सफेद, लाल, ये तो ईरान का झंडा है, ठीक है। तो जर्मनी के झंडे की अगर बात की जाए, जर्मनी के झंडे में कौन कौन से कलर मौजूद हैं, कौन कौन से कलर उपस्थित हैं? तो काला और बीच में गोल्डन और नीचे लाल। तो ये प्रश्न अभी हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था और ये इंपॉर्टेंट है, आ भी गया, ठीक है। हाँ, तो चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? या खिलाफत आंदोलन? तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब तक आप लोग आंसर्स दे रहे हैं तब तक हम कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बताते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में इसे महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के कारण, रॉलेट एक्ट काला कानून अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन वर्ष 1922 ईस्वी में एक घटना घटित हुई, चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सी घटना घटित हुई? चौरी चौरा हत्याकांड। और ये घटना एक हिंसक घटना थी जिसमें 25 लोग मारे गए थे, जिससे महात्मा गांधी काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। तो ये तो वही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी ने 1917 में चलाया था, बिहार के चंपारण जिले में, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, तो ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू किया था, तो ये भी महात्मा गांधी ने चला था। बचा आपका लास्ट ऑप्शन, यही सही हो जाएगा अपने आप। जब ये तीनों महात्मा गांधी ने चलाया था तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में भी जान लें,
खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है, दो भाई मोहम्मद अली, कौन अली? मोहम्मद अली व शौकत अली नाम के दो भाइयों ने चलाया था। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे चारों जो आपके ऑप्शन थे, उन ऑप्शंस के बारे में हमने आपको समझाया और बताया, और उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ भी गए होंगे किस तरीके से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था 1921 और 22 में। ठीक है, इसे वापस ले लिया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में चलाया था 1917 में, और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ये जो नील की खेती मजदूर करते थे, किसान करते थे, उनके लिए चलाया था। टैक्स बहुत ज्यादा अंग्रेज उनसे लेते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ाई हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था, जबकि खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ठीक है, इसे किसने चलाया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने कब चलाया था? 1920 ईस्वी में। ओके, प्रश्न नंबर 3, गुलामगिरी ये एक पुस्तक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए E.V. रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए आप लोग, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? और आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। ठीक है, वीडियो बनाना, क्वेश्चन इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। निकिता जी, संध्या जी, सृष्टि जी, दीपा जी, जानवी जी, शिखा जी, आप सभी लोगों से निवेदन है, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शहनवाज, आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो बात करें गुलामगिरी के लेखक की, तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 2024 और 2025 में भी पूछा जा चुका है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 4, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? जो पूरी दुनिया में वर्ष 1929 में, यही एक क्वेश्चन बन गया कि पूरी दुनिया में महामंदी कब आई थी? तो महामंदी वर्ष 1929 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 1929 में महामंदी आई थी। तो इस महामंदी का प्रमुख कारण, मेन जो रीजन था, वो क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, यानी कि ज्यादा उत्पादन हो गया था। कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम हो गया था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए महामंदी आ गई थी। या ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। जो प्रमुख बैंक थे दुनिया के, वो धराशायी हो गए, उनकी पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। तो आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो अगर बात करें 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था, तो 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, जिससे सभी खाद्य पदार्थों का मूल्य न्यूनतम हो गया था, कम हो गया था। भाई जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में कोई सामान बहुत ज्यादा आ जाए, अभी ठंडी के दिन आ रहे हैं, तो आलू सस्ता हो जाएगा क्योंकि आलू का उत्पादन होगा ठंडी में। टमाटर सस्ते हो जाएंगे, हरी धनिया सस्ती हो जाएगी, जबकि यही सारे चीज, धनिया वनिया देखिए 10 रुपए की कितनी कम देते हैं, लेकिन 2 रुपए की लेने जाएंगे ठंडी के दिनों में तो ढेर सारी देंगे। बैगन हो गया, टमाटर हो गया, क्योंकि ठंडी के दिनों में इन सभी चीजों का उत्पादन, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए मूल्य, रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन या कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। 1939 में शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो इस विश्व युद्ध में बहुत सारे ऐसे देश थे जो बिल्कुल कंगाल हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए एकदम। तो अब वो देश चले कैसे, तो उसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो देश बर्बाद हो चुके द्वितीय विश्व युद्ध में, कंगाल हो चुके, उनकी ये मदद करता था। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर था न्यू हैम्पशायर। क्या शहर का नाम था? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। और न्यू हैम्पशायर में एक जगह थी ब्रेटन वुड्स। क्या नाम था? ब्रेटन वुड्स। यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन नाम से जाना जाता है। जिस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका न दे करके न्यू हैम्पशायर दे सकता है, या तो न न्यू हैम्पशायर दे और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका दे, उसने ब्रेटन वुड्स दे दिया। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है। और 1944 में विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। भूमंडलीयकृत विश्व का बनना, 9 क्लासेस इसकी हमने ली थी बिल्कुल डिटेल में। 1 घंटे की 9 क्लासेस, 9 दिन ये क्लास चली थी। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इसी YouTube पर बहुत सारे सर लोग ऐसे जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपसे इन्हीं बात पे छोटा सा निवेदन है कि आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग इन सभी चीज़ों से अनजान है, ये सभी चीज़ें वो नहीं जानते, उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। संध्या जी आपसे निवेदन है, दीपा जी, निकिता जी, सृष्टि जी, जानवी जी, मोहम्मद अजहर और हो गए मोहम्मद शहनवाज, ये हमारे रोज़ के परमानेंट स्टूडेंट जो रोज आते हैं, रोजाना क्लास में लाइव आ जाते हैं। तो उन सबको इन सभी चीजों के बारे में पता होगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? 1944 में। कहां पर हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में एक जगह ब्रेटन वुड्स, इसीलिए इस समझौते को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये अब हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, श्रीलंका में बहुसंख्यक समूह था। बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या बहुत थी, जिनकी संख्या ज्यादा थी, उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुसंख्यक। सिंघली थे या तमिल थे या ईसाई थे या मुसलमान। अब बहुसंख्या का मतलब समझे। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं कुल मिला के, जिसमें से 80 लड़कियां हैं और 20 बच्चे हैं। तो अब हम आपसे कहें इनमें संख्या किनकी ज्यादा, कौन बहुसंख्या में है? तो बहुसंख्या में हो जाएंगी लड़कियां, क्योंकि लड़की ज्यादा है। तो बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? जब जिनकी संख्या ज्यादा वो शासन करने लगे। अब जैसे आपकी क्लास में है 80 लड़कियां और 20 लड़के, तो अब लड़कियां कैसे लड़कों को फंसाती हैं, अब सुनिए, ठीक है। क्या अब मान लीजिए कोई लड़का जो है लड़के को चिढ़ा उड़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? अगले दिन जब आप सर आएंगे इंग्लिश वाले, सर जो आपने ए लेटर टू गॉड याद करने के लिए दिया था, जबकि सर ने ऐसा दिया नहीं था याद करने के लिए, आपने चढ़ा दिया। सारी लड़कियों ने मिलकर सर आपने ए लेटर टू गॉड याद करने के लिए उसका क्वेश्चन आंसर आप सुनिए। अब लड़कों को पता ही नहीं, लड़कियों ने आपस में मिलकर फैसले ले लिए, तो शासन कर रही है। उसी तरीके से बहुसंख्यकवाद का मतलब जब जिनकी संख्या ज्यादा हो वो शासन करते हैं। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में 74% क्या थे? सिंघली थे, और 18% तमिल थे,
जबकि 7% में ये लोग मिला करते और 1% अन्य लोग थे। तो अब बताइए, अगर हम आपसे कहें इनमें बहुसंख्यक कौन है, तो बहुसंख्यक सिंघली हो गया। बहुसंख्यक कौन हो गया? सिंघली। और अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक में ईसाई मुसलमान ना लिख के चले आइएगा, अल्पसंख्यक में आप क्या जाएंगे? तमिल। अल्पसंख्यक ये क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक। ठीक है, तो बहुसंख्यक श्रीलंका में कौन थे? बहुसंख्यक श्रीलंका में थे तमिल, सिंघली। और अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक थे तमिल। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र का मतलब आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा और हमने इसी सीरीज में एक हफ्ता पहले जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था। लोकतंत्र से संबंधित है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जैसे आपने अपने गांव के एक प्रधान को चुना तो कौन चुनती है? जनता चुनती है। और ऐसा नहीं कि वो प्रधान बनने के बाद अपना नियम कानून चलाने लगे, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता शासन करती है। जनता किसी एक प्रतिनिधि को, किसी एक नेता को चुनती है और क्या करता है, उसके माध्यम से जनता शासन करती है। ठीक है, तो क्या होता है? ये पारदर्शी शासन होता है। पारदर्शी शासन का मतलब जो प्रधान आपने चुना है वो बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा जो जनता चाहेगी। वैध शासन, ठीक है, जनता के अनुरूप शासन होगा। और मान लीजिए कि सड़क बनी या ऐसे कुछ हुआ, ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं? जवाब मांग सकते हैं, उत्तरदायी होती है, हम लोग इसे कहते हैं जवाबदेह शासन होता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र से क्या संबंधित? सभी चीजें संबंधित है लोकतंत्र से। लोकतंत्र में पारदर्शी शासन होता है, ठीक है, बिल्कुल खुला सब कुछ। वैध शासन होता है, लीगल, उत्तरदायी शासन होता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना कि बाउंसर जा रही सर के ऊपर से, वाइट ना चली जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो बात समझ में आएगी। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए ये शासन होता है, लोकतंत्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। निम्न में से संघीय राज्य नहीं है। निम्न में से संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो बताइए आप लोग, इसमें से संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मणिपुर। मणिपुर तो संघीय राज्य है, इसलिए ऑप्शन सही ये नहीं होगा। मिजोरम, मिजोरम भी संघीय राज्य है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। पंजाब, पंजाब भी एक संघीय राज्य है। मिजोरम ये दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। अब देखिए, अभी हमने लोकतंत्र का मतलब आपको एक्सप्लेन किया था, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जनमत, ऑप्शन नंबर बी राजनैतिक दल, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन एंड ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। तो आप बताइए, इसमें से निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो अगर आप बात करें जनमत की, तो जनमत का संबंध लोकतंत्र से है। ठीक है, जनमत, जनता का मत। राजनीतिक दल, भाई जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो तो संबंधित होती हैं ना, वो तो संबंधित होती हैं। जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और तमाम पार्टियां हैं, तो ये सब तो संबंधित हैं ही, ये सब तो संबंधित हैं ही आपके लोकतंत्र से। उत्तरदायी शासन, हमने अभी बताया, लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, उत्तरदेह होती हैं। आप किसी से भी, अब मोदी जी विदेशी टूर से घूम के आए तो आप उनसे ये आंकड़ा मांग सकते हैं कि आपने का कितना खर्चा हुआ पूरे टूर पर, क्योंकि आपको सूचना का अधिकार है। जनता जो के प्रति जो है वो सरकार जवाबदेह होती है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो कौन सा? बहुसंख्यकों का शासन, जिनकी संख्या ज्यादा वो हमेशा शासन करें। तो ये बात लोकतंत्र से नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोग समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बहुसंख्यकों का शासन। इसका बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र से इसका कोई संबंध नहीं है जहां पर बहुसंख्यकों का शासन। ओके, हाँ, अब देखिए ये एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और हमें नहीं लगता कि आप लोग इसका उत्तर सही दे पाएंगे। वैसे कुछ लोगों के ऊपर भरोसा भी है कि वो क्वेश्चन का आंसर सही दे ले जाएंगे। सत्ता की साझेदारी में, ठीक है, हमें शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा इसे हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता थी। तो इसका ऑप्शन से आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए, तब तक हम आपको कुछ समझाते हैं। ये बेल्जियम एक देश था, बेल्जियम एक देश था, ठीक है, बेल्जियम एक देश था जो कि कहाँ स्थित था? बेल्जियम एक देश था जो कि स्थित था आपका यूरोप महाद्वीप में। और इस बेल्जियम की राजधानी बताइए कमेंट करके, बेल्जियम की राजधानी कमेंट पिन कीजिए। बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। क्या थी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या थी? ब्रुसेल्स। ठीक है, तो बात करें बेल्जियम में, बेल्जियम में थे 59% डच भाषा बोलने वाले। कौन सी भाषा बोलने वाले? डच, जो कि सामान्यतः नीदरलैंड के निवासी थे। और बात करें इसमें 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। 40% लोग क्या करते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। और 1% यानी कि 1% यहाँ पर बोलते थे जर्मन भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा। ठीक है, तो बेल्जियम एक देश का नाम है जहां पर 59% लोग डच भाषा बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। ओके, जबकि बात करें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की, बेल्जियम की राजधानी अगर ब्रुसेल्स की बात की तो इसका उल्टा था बिल्कुल। 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा। और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। अब जब बेल्जियम की सरकार ने, बेल्जियम के बड़े बड़े लोगों ने देखा कि तो भाई श्रीलंका के लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो कहीं हमारे देश में भी न झगड़ा हो जाए, गिरे युद्ध ना हो जाए, घर के लोग ही आपस में लड़ने लगे। गिरे युद्ध जब घर के लोग आपस में लड़े, आप अपने भाई से लड़ने लगे, तो ये गिरे युद्ध घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले बिहार वालों से लड़ने लगे तो ये गिरे युद्ध हो जाएगा। हमारे भारत एक पूरा घर है, घर के लोग आपस में लड़ने लगे तो ये ठीक बात, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, घर के लोग आपस में लड़ेंगे तो घर कभी तरक्की, उन्नति नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। तो बेल्जियम की सरकार ने, हमारे यहाँ तो बहुत ही भाषा के बोलने वाले लोग, अगर हमने इसका कुछ समाधान न किया तो हमारे देश में गृह युद्ध हो सकता है, दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये तो बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार संशोधन किया गया। तो बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी? सभी जातीय समूहों को, जितनी जाति समूह के लोग वहां रहते थे, उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। अब देखिए, डच ज्यादा है तो डचों को ज्यादा शक्ति दी गई, फ्रेंच को कम शक्ति दी गई और जर्मन लोगों को सबसे कम शक्ति दी गई। क्या ऐसा किया गया? केवल डचों को सारी शक्ति दी गई, डच लोग को सारी शक्ति दे दी गई, या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया? जितने समाज के लोग थे, जितनी जाति के लोग थे, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बेल्जियम में, बेल्जियम में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी संप्रदायों को। जितने मंत्री डच थे उतने ही मंत्री फ्रेंच के भी थे। तो यहाँ पर बेल्जियम मॉडल में सभी संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये बेल्जियम मॉडल की एक विशेषता है। ठीक है, ये बेल्जियम मॉडल की एक विशेषता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है? यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोयला। कोयला कैसा खनिज है? कोयला एक ऊर्जा खनिज है। अभ्रक, अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर, चूना भी एक अधात्विक खनिज है। जबकि लौह अयस्क,
लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क आपका है धात्विक खनिज। ठीक है, अयस्क का मतलब जब उसमें अशुद्धियां मिली होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं? लौह अयस्क कहते हैं। जब लोहा जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं, बहुत सारे उसमें खराब मटेरियल पदार्थ मिले होते हैं। तो उन सभी जब पदार्थ लोहे में मिले होते हैं तब लोहे को क्या कह दिया जाता है? लोहे को लौह अयस्क कह दिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लौह अयस्क। ओके, हाँ। प्रश्न नंबर 12, ये तो लिख करके रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। अब एक चीज याद रख लीजिए, का से कपास और का से काली मृदा, का से कपास और का से काली मृदा। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मृदा है। बस, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मृदा है। और अगर ऑल ओवर पूछा जाए खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो खेती करने के लिए जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मृदा है। खेती करने के लिए जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मृदा है। ठीक है, और पर्वतीय मृदा जो होती है वो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। और असम में, भारत का असम जो राज्य है वहां पर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को और रेगुर मृदा भी कह दिया जाता है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी हमारी है काली मृदा। जबकि ऑल ओवर पूछा जाए खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। और चाय की खेती करने के लिए पर्वतीय मृदा अच्छी मानी जाती है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? असम में होता है। हाँ जी, तो अब बताइए कौन से उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? कौन से उद्योग में? अगर हम आपसे कहें कि आपको पनीर बनाना है, आपको क्या बनाना है? पनीर बनाना है। तो अब आप ये बताइए, पनीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए कि नहीं? तो दूध क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। उसी तरीके से अब कहें हम दूध का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कहाँ गए थे? तो पनीर बनाने में किया जाता है। तो उसी तरीके से कौन सा ऐसा उद्योग जो ऑप्शन से दिए हुए हैं जहां पर बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? जहां पर बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सीमेंट नहीं भाई, सीमेंट में तो जो चट्टाने, शैले, पत्थर वत्थर का प्रयोग किया जाता है ना, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। लौह इस्पात, लौह इस्पात है तो इसमें लौह अयस्क प्रयोग किया जाएगा। क्या करें? बॉक्साइट ऑक्साइड प्रयोग करेंगे। कागज, कागज में तो लकड़ी प्रयोग करते हैं। अब बताइए कौन सा ऑप्शन बचा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अगर अयस्क पूछ ले तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कहाँ किया जाता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो आप ये बताइए इनमें से कौन से क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्रक को क्या औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है? या द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है? या तृतीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है? बताइए, जब तक आप लोग उत्तर दे रहे हैं तब तक हम आपको बताएं। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है इसे कहा जाता है सहायक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? सहायक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कह देते हैं। तो बात करें औद्योगिक क्षेत्रक किसे कहा जाता है?
औद्योगिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक को कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक और ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में करवा रखी है। ठीक है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। आज केवल क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट में चलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्रक को सहायक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक कह देते हैं और द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कह देते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण करें कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ठीक है, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, ये तमाम आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में, नेचुरल चीज है। द्वितीय क्षेत्रक इसमें विनिर्माण, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग की क्रिया की जाती है, जैसे गेहूं से आटा बनाना या कपास से रेशा बनाना या कपास से कपड़ा बनाना, या आपका इसमें एक और ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और उदाहरण हो जाएगा कि गन्ने से चीनी बनाना। जबकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, भंडारण, कैफे वैफे जो होते हैं वो तमाम इसमें आएंगे। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न देखिए, एजेंडा 21 संबंधित है। अब आप देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि केवल टिक लगा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। हमें भी परेशानी हो रही है, आपको भी परेशानी, लेकिन नहीं, आपको सभी प्रश्न समझने और ऑप्शन सभी समझने, सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर देंगे। कोई क्वेश्चन जो है वो इस क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, ये ऐसे नहीं, अगर ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ऑप्शन से उठा लेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है। ये जमीन हमें फ्री में दे दी, जाओ रहो खेती करो। ये ऑक्सीजन दे दिया, जाओ इसका इस्तेमाल करो। ये पेड़ पौधे दे दिए, जाओ इसका इस्तेमाल करो। लेकिन ये जो मानव है, ये मनुष्य जो है, इसका अंधाधुंध प्रयोग करने लगे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने लगे कि बस हम ही तक सीमित है, हम इसका इस्तेमाल कर ले, बाकी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो चाहे इसका इस्तेमाल कर, हमारे बेटी बेटा पोते पोता इसका इस्तेमाल कर पाए चाहे ना कर पाए। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, बस इसका इतना उपयोग कर डाले, अंधाधुंध उपयोग कि हम ही तक है बस। या ये जमीन हो गई, अंधाधुंध खाद उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी की मृदा की उर्वरता शक्ति खत्म हो रही है। जब ये सारी बातें देखी गई तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने ये सब देखा कि अरे यार, ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे तो सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो एक मीटिंग बुलाई गई ब्राजील में। कहां पर बुलाई गई? ब्राजील में। ठीक है, और ब्राजील के कौन से शहर में? रियो डी जेनेरियो शहर में। पहला चैप्टर याद कीजिए आप लोग, रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील के शहर में बैठक बुलाई गई और जो है वो एक एजेंडा तैयार किया गया। एजेंडा का मतलब एक पूरा वो दस्तावेज तैयार किया गया कि इन सभी का पालन करना है, इसके खिलाफ कोई भी देश नहीं जाएगा। एक पूरा जो है वो दस्तावेज तैयार किया। तो एजेंडा 21 का प्रयोग क्या था? सतत पोषणीय विकास। इस पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, इस पूरे वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए, बिना हानि पहुंचाए हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। हम पेड़ पौधों का उतना इस्तेमाल करें कि इस पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, जमीन का उतना उपयोग करें कि इस जमीन को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इस पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। और ये एजेंडा 21 किससे संबंधित था? सतत पोषणीय विकास से संबंधित था। हाँ जी, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो फेमस है किसके लिए? तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है या फिल्मी सिटी के लिए? फिल्म दिखाएंगे यहाँ पर हम, तो ये ऑप्शन अपने आप काटिए। गेटवे ऑफ इंडिया के लिए ये भी नहीं। मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की सारी बातें आप सभी को क्लियर हैं? इतना जो प्रश्न नंबर 16 तक करवाया गया, क्या इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर हैं? समझ में आ रही होगी बातें आप सभी को। ठीक है, हम चैट में, भले वीडियो लाइव नहीं चल रहे, लेकिन हम चैट में सभी की बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये ना समझिएगा कि सर जी देख नहीं रहे हैं।
प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी ये किस जाति में आते हैं? क्या ये सामान्य जाति हैं, बिल्कुल जनरल, ठीक है, या संकटग्रस्त जाति हैं? संकटग्रस्त का ये मतलब संकट में है, अगर इनकी अच्छे से देखभाल ना की गई ये पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। ए व बी दोनों, ए भी यानी कि सामान्य भी हैं और संकट में भी हैं, यह इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरण और भारतीय जंगली प्राणी किस प्रकार के जाति के अंतर्गत आता है? क्या ये सामान्य संकटग्रस्त जाति है? एवं भी दोनों कोई नहीं। तो इसमें जो अगर ऑप्शन की देखी बात की जाए तो इसमें आपका संकटग्रस्त जाति हो जाएगा। मगरमच्छ हो गया, गेंडा हो गया, काला हिरन हो गया, भारतीय जंगली गधा प्राणी हो गया, ये किस प्रकार के जानवर में आते हैं? ये आपके आते हैं संकटग्रस्त जाति में। अगर यानी कि समय रहते अगर इनकी देखभाल ना की गई तो ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि वस्तुओं व सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार वस्तु को कहा जाता है। यानी कि आप कोई सामान या कोई सेवा किसी को दीजिए तो बदले में आप क्या लेंगे? आप कोई सामान किसी को दीजिए और उसके बदले में आप क्या लेंगे, या अपनी सेवा कहीं पर दीजिए तो उसके बदले में क्या लेंगे? तो जाहिर सी बात है साख तो ऋण को कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, इन्हीं दोनों में इनसे होंगे। तो भाई आप अपनी सेवा चाहे कहीं पे दें या कोई वस्तु दें, उसके बदले में आप मुद्रा लेते हैं। तो वस्तुओं व सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार वस्तु को कहा जाता है। तो सामान्य रूप से क्या स्वीकार किया जाता है? वो मुद्रा स्वीकार की जाती है, मनी। क्या स्वीकार किया जाता है? मुद्रा, जिसे हम लोग कहते हैं मनी, ठीक है। वस्तु विनिमय क्या होता है? अब ये क्या है, आपके पास कोई सामान है और ये इनके पास कोई सामान है, ठीक है। आप है मोहन और ये है सोहन। तो मोहन ने सोहन को अपना सामान दे दिया, बदले में सोहन ने अपना सामान मोहन को दे दिया। तो वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तुओं का एक्सचेंज, सामान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर वस्तुओं व सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से क्या स्वीकार किया जाता है? तो लोगों द्वारा सामान्य रूप से जो स्वीकार किया जाता है वो होती है मुद्रा। आप अपनी सेवा कहीं दीजिए या सेवा लीजिए तो मुद्रा का आदान प्रदान होता है। कहीं सेवा मिल जाती है, आपको कोई भी सामान मिल जाता है, किसके बदले में? आपको मुद्रा के बदले में, मनी के बदले में। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा और इसका चैप्टर अभी कल ही खत्म हुआ है। ओके, हाँ, यही प्रश्न हम कब से ढूंढ रहे थे। संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार कौन सी भारत की राजभाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है, या उर्दू भारत की राजभाषा है, या संस्कृत भारत की राजभाषा है, या अंग्रेजी भारत की राजभाषा है? ठीक है, तो आप लोग जब तक ये प्रश्न बताइए, इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ बताते हैं। तो अगर बात की जाए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, कहने का मतलब यह है कि 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में रखा गया है, ठीक है। तो अगर हिंदी को लेकर पूछे तो 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और अगर हिंदी को छोड़कर पूछे, और अगर हिंदी को छोड़कर पूछे तो कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 21। हिंदी को अगर इसमें जोड़ दिया जाए कितनी होंगी? 22, 21 और 1 22। और अगर हिंदी को छोड़कर पूछे, ये क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं, कितनी भाषाएं हो जाएंगी? कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो 22, कुल मिला के 22। अगर हिंदी को लेकर पूछे, हिंदी को लेकर 22 और हिंदी को छोड़कर,
हिंदी को छोड़कर कितनी हो जाएंगी 21, क्योंकि हिंदी को हमने उसमें से क्या कर दिया, निकाल दिया, उसमें से हिंदी भाषा को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, तो सभी को पता है हिंदी, हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। तब आप लोग एक प्रश्न और बताइए कि तो संविधान के अनुसार कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है? हाँ बताइए, कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा, ये बताइए, बताइए बताइए बताइए, हम देख रहे हैं, हम लाइव चैट में हैं, आप लोग बताइए। भारत की राजभाषा चलिए हिंदी है, मान ली हमने, तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा का क्या नाम है भारत की? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है, तो भारत की राजभाषा का नाम क्या हो जाएगा? हिंदी। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच चली थी? जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कहां से शुरू हुई थी और कहां तक चली थी? मुंबई चेन्नई? नहीं भाई। मुंबई कोलकाता? नहीं भाई। मुंबई ठाणे? हाँ, भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से चली थी, और कहां तक चली थी? ठाणे तक चली थी। ठीक है, और बात करें इनके बीच में डिस्टेंस जो थी वो ओनली 34 किलोमीटर थी। मुंबई से और ठाणे के बीच में जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी, वो कितनी थी? वो दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर। तो ये 20 प्रश्न, आपको पता है कि 20 प्रश्न आपके आते हैं एमसीक्यू बहुविकल्पी, तो हमने 20 प्रश्न करवाए। तो आपको वीडियो खत्म होने के बाद ये कमेंट करना है कि 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में, और इनके बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। तो अब देखिए, बहुविकल्पी तो प्रश्न आपने कर लिए। अब आपसे किस प्रकार के 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न जो 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न देखिए, नेपोलियन संहिता क्या थी? क्या नाम, क्या प्रश्न कह रहा है? नेपोलियन संहिता क्या थी, या इसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक संहिता भी नेपोलियन संहिता को कह दिया जाता है। तो नेपोलियन संहिता, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया कानून था, वो क्या था? तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुई थी वो 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1804 ईस्वी में। बात करें नेपोलियन संहिता, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, उसने एक अपना नया कानून लागू किया पूरे देश में, पूरे फ्रांस में। वो कब लागू किया था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू की। इस में क्या क्या हुआ था? सबसे पहला पॉइंट जो इसने बदलाव किया कानून में, जो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर बहुत सारे लोगों को अधिकार मिलता था। जन्म के आधार पर बहुत सारे लोगों को अधिकार दिया जाता था। जैसे अगर आप अमीर के घर में पैदा हो गए तो आपको बहुत सारा अधिकार दिया जाएगा, कि आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको शिक्षा का अधिकार है, जबकि गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसलिए क्या होता था, समाज में बहुत सारे भेदभाव होते थे कि आप किसके घर में पैदा हो रहे हैं। अगर आप गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अगर आप एक अमीर के घर में पैदा हो रहे हैं तो आपको बहुत इज्जत है, पढ़ाई का अधिकार है, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो जन्म के आधार पर जो छूट मिलती थी, जो अधिकार मिलता था, उसको क्या कर दिया, उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, जन्म के आधार पर जो अधिकार मिलते थे उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, किसानों द्वारा दिए जाने वाले जमींदारी शुल्क को खत्म कर दिया गया। जमींदारी शुल्क को खत्म कर दिया गया। किसान क्या करते थे, जमींदारों को शुल्क देते थे, पैसा देते थे खेती करने के लिए। तो ये शुल्क क्या कर दिया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया कि किसान जो है वो जमींदारों को कोई शुल्क नहीं देंगे।
किसान जो है वो जमींदारों को कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो जमींदारी शुल्क को नेपोलियन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सबसे पहले क्या किया, जो जन्म के आधार पर छूट मिलते थे बहुत सारे लोगों को, आप अमीर घर में पैदा हो गए तो आपकी यातायात फ्री रहेगी, ये तमाम खत्म किसने कर दिया, नेपोलियन ने, जब इसने नेपोलियन संहिता लागू की। दूसरे, जमींदारी शुल्क को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जमींदारी शुल्क को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और पूरे देश में सार्वभौमिक कानून की स्थापना की, सार्वभौमिक कानून की स्थापना की, सार्वभौमिक कानून की स्थापना की। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब कि सभी लोगों के लिए एक कानून रहेगा, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए पूरे देश में क्या होगा, एक ही कानून होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर लोगों के लिए दूसरा कानून होगा, अमीर लोगों को अलग से जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ऐसा नहीं। पूरे देश में जो कानून एक गरीब के लिए होगा वही कानून क्या होगा, अमीर के लिए भी होगा। ये किसने किया था, नेपोलियन ने। हालांकि कुछ गड़बड़ काम किए नेपोलियन ने, लेकिन ये नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था। कौन सा काम, कि जन्म के आधार पर जो भाई आदमी अपनी मर्जी से थोड़ी, अगर हमारा मन रहे तो मुकेश अंबानी के घर में जन्म ले ले, आदमी अपने मन से तो जन्म लेता नहीं है, क्यों जी, आदमी अपने मन से जन्म नहीं लेता है, ईश्वर भगवान जिसके घर चाहते हैं उसे उतार देते हैं। तो जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी को छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, कि आप अमीर के घर में पैदा हुए तो आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इज्जत दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आप गांव में कहीं जाइए तो आपके लिए स्पेशल कुर्सी आएगी। जन्म के आधार पर किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। जमींदारी शुल्क को खत्म कर दिया, किसानों को, जमींदारों को अलग से पेमेंट देना पड़ता था, इसको क्या कर दिया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया। सार्वभौमिक कानून लागू किए, पूरे देश में सभी के लिए एक कानून लागू किया, किसने, नेपोलियन ने। और नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, 1804 में, जिसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना बना बना के लिख देंगे, आधा एक पेज हो जाएगा, तो आपका ये नेपोलियन संहिता 4 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत है। एक पेज इनफ है, एक पेज आपका इनफ है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका नेपोलियन संहिता। अब प्रश्न नंबर 22 लीजिए। 22 रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया या क्यों किया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। रॉलेट एक्ट क्या था भाई, अगर आदमी किसी चीज का विरोध करता है तो कोई ना कोई कारण होता है उसका। तो रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया, तो रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया, रॉलेट एक्ट क्या था, इसको समझिए। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार, जिसके अंतर्गत सभी क्रांतिकारियों को, अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात बोल दी, 2 शब्द भी आपने अंग्रेजों के खिलाफ बोल दिया, रॉलेट एक्ट के अनुसार अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ 2 शब्द भी बोल दिया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो भी बिना मुकदमा दर्ज किए हुए। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें देश के क्रांतिकारियों को, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना मुकदमा दर्ज किए, बिना मुकदमा दर्ज किए 2 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। अगर आपने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपके ऊपर ना तो FIR दर्ज होगी, ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया, चलो तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। किसको काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया गया, काला कानून इसे कहा गया, क्योंकि इसमें अंधा, बिल्कुल अंधा कानून की तरीके से काम होता था, पकड़ो जेल में डालो। आपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो बिना कुछ मुकदमा ना तो दर्ज होगा, कुछ नहीं, पकड़ो जेल में डालो। ये अंग्रेजों की चाल थी, ऐसे ऐसे करके सबको हम जेल में डाल देंगे और आंदोलन सभी धीमा पड़ जाएगा। इसका विरोध महात्मा गांधी ने जो किया था वो असहयोग आंदोलन चलाकर किया था। कौन सा आंदोलन चलाकर किया था, असहयोग आंदोलन। इसीलिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था,
तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था कि ये रॉलेट एक्ट फैक्ट खत्म करो, काला काला कानून देश में हमारे लागू कर दिया है, बदतमीज कहीं के, नालायक। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो किसके विरोध में चलाया था? वो रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। और असहयोग आंदोलन में आप लोग जानते ही हैं, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का वो इस्तेमाल ना करें, यूज ना करें। अंग्रेज कपड़ा बनाते थे और भी बहुत सारे सामान बनाते, तो गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन में कहा ना तो हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ना तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अदालतों में अपना कोई फैसला लेकर जाएंगे, हम अपने गांव की पंचायत में उसका फैसला ले लेंगे। हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नगर पालिकाओं में जाएंगे, ना तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोई कानून मानेंगे। यानी कि इसका मतलब था कि अंग्रेजों का संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा ही रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून जिसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार अपने खिलाफ होने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। अगर आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी बातें बोलते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? बिना मुकदमा दर्ज किए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? काला कानून नाम दिया गया। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध असहयोग आंदोलन चलाकर किया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे किया था? असहयोग आंदोलन चलाकर रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से रॉलेट एक्ट क्या था और रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने कैसे किया था। जलोढ़ मृदा का प्रश्न नंबर 23, जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। मिट्टी, सॉइल, ठीक है, एल्लुवियल सॉइल, इसे क्या कहा जाता है? एल्लुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। अब देखिए नाम में ही है जलोढ़, ऐसी मृदा जिसका निर्माण जल से होता है। ठीक है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों से निर्मित होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम जलोढ़ मृदा। ये मृदा जो है वो नदियां जब बहती हैं पानी तो अपने साथ तमाम अवशेष बहाकर लाती हैं। ये नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ तमाम अवशेष बहाकर लाती हैं, उसी से इस मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ तमाम अवशेष बहाकर ले जाती हैं, उन्हीं अवशेषों से किसका मृदा निर्माण होता है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम क्या कह देते हैं? जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम क्या कह देते हैं? जलोढ़ मृदा कह देते हैं। ठीक है, और भारत की 42% जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? वो जलोढ़ मृदा है। भारत की 42% जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, भारत की 42% मृदा, 42% एरिया पर कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी सॉइल पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। समझ रहे ना आप लोग? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। बात करिए कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। ठीक है, और बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में ज्यादातर कौन सी मृदा देखने को मिलती है? जलोढ़ मृदा। भारत के 42% हिस्से पर कौन सी मिट्टी, कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और अगर बात की तो कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जल द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं? जलोढ़ मृदा। खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है। खेती करने के लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होगी?
तो आपके लिए सबसे अच्छी जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, तमाम गन्ने की खेती कीजिए, गेहूं की खेती कीजिए, चावल की खेती कीजिए, कोई भी चीज की आप खेती करें, खेती करने के लिए सबसे अच्छी अगर कोई मिट्टी है तो कौन सी मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की खेती आप कर सकते हैं। तो ये थी जलोढ़ मृदा। नदी द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को हम क्या कह देते हैं, जलोढ़ मृदा कह देते हैं। ठीक है, और नई जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं, जो नई जलोढ़ मृदाएं होती हैं उन्हें हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती हैं उन्हें हम बांगर कह देते हैं। नई जलोढ़ मृदाओं को क्या कह देते हैं, खादर, और पुरानी जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बांगर कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मृदाओं को हम क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदाओं को हम किस नाम से जानते हैं, बांगर नाम से जानते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी और बातें समझ में भी आ रही होंगी। क्यों जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, चैट में रिप्लाई कीजिए, बात समझ में आ रही जो पढ़ाया जा रहा है। नेपोलियन संहिता क्या थी, रॉलेट एक्ट क्या था, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए, ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं? आप अपना आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं। हम चैट में भले ये वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन हम आपकी सारी बातें सुन समझ और देख रहे हैं। क्या ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, मृदा की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले बात करें कि मृदा क्षरण क्या होता है। संरक्षण सुरक्षित, जब भाई हमें क्षरण के बारे में पता रहेगा तभी तो हम बताएंगे। मृदा क्षरण क्या हमने कहा, मृदा क्षरण, मृदा क्षरण, मृदा कटाव भी इसे कह देते हैं। मृदा क्षरण या मृदा कटाव या मृदा अपरदन भी इसे हम कह देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, मृदा क्षरण, मृदा अपरदन, मृदा कटाव। तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मिट्टी का अपने स्थान से कट कर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी का एक स्थान से कट कर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी का अपने स्थान से कट कर, अब हवा चली, मिट्टी यहाँ थी ऐसे ऐसे, ठीक है, हवा चली तो मिट्टी उड़ के कहाँ चली गई, यहाँ चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, मृदा क्षरण हो गया। हवा चली, मिट्टी उड़ के, यहाँ थी मिट्टी तो यहाँ से उड़ के यहाँ चली आई, यहाँ चली आई तो क्या हो गया, मृदा क्षरण हो गया। पानी बह रहा था, पानी अपने साथ बहकर मिट्टी को दूसरी जगह पे ले चले। सामान्यतः जो मृदा क्षरण होता है, मृदा कटाव होता है, वो जल के माध्यम से होता है और हवा के माध्यम से होता है। जल के माध्यम से होता है और हवा के माध्यम से होता है। जल के माध्यम से होता है और हवा के माध्यम से होता है मृदा क्षरण। यानी कि मृदा अपने स्थान से कट कर दूसरे स्थान पर क्यों जाती है? तो मृदा अपने स्थान से कट कर दूसरे स्थान पर इसलिए जाती है क्योंकि जल, जब पानी बहता है तो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है, या जब हवा चलती है तो क्या होता है, हवा अपने साथ जो है वो मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। तो सामान्यतः मृदा अपरदन या मृदा कटाव या मृदा क्षरण, मृदा के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जल द्वारा होता है और हवा के द्वारा होता है। तो मृदा अपरदन को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन को आप कंट्रोल कीजिए, मृदा अपरदन को रोकिए, वही क्रिया क्या कहलाती है, वही क्रिया मृदा संरक्षण कहलाती है। ये क्यों आवश्यक है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप देखिए क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है, ये उपजाऊ मिट्टी है, अगर ये बहकर दूसरी जगह पर चली जाएगी, ये मिट्टी अब यहाँ से बहकर कहाँ चली गई, यहाँ कहीं किसी दूसरे खेत में चली गई, तो आपका खेत जो है वो अनुपजाऊ हो जाएगा। आपकी मृदा की, आपकी मिट्टी की, आपके खेत की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब देखिए आपने क्या किया, खाद उर्वरक डाले, यहाँ पर थे सब, ऐसा तो नहीं कि अंदर चले जाएंगे, खाद उर्वरक डाले सब यहाँ थे, हवा चली उड़ के दूसरी जगह चली गई मिट्टी के साथ या पानी के साथ बहकर यहाँ चले जाए, तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए मृदा क्षरण को रोकना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मृदा संरक्षित कीजिए, मृदा को सुरक्षित कीजिए। मिट्टी कटेगी तो इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो इसके मृदा दो उपाय बताइए, ठीक है, कारण कह रहे हैं, कारण तो हम बता ही दिया, जल और हवा। उपाय अगर बताएं तो अगर उपाय की बात करें, सबसे पहले आप खेती कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। अगर आप अपने इस खेत के किनारे एक पेड़ लगा दें तो ये क्या करेगा, पेड़ जो होगा मिट्टी को पकड़ लेगा, अपने आसपास की जो इसकी जड़ें होंगी वो मिट्टी को पकड़ लेंगे और मिट्टी को कटने नहीं देंगी। पेड़ की जड़ें
इसीलिए अगर आप पेड़ आप बरसात का दिन ही चल रहा है, बारिश हो तो जहाँ घास हो सूगी उस तरफ से जाइए और एक तरफ खाली जगह से जाइए। तो बारिश अगर हुई है तो अगर आप घास कहीं पर उगी हुई है उस पर से गुजरेंगे तो आपके पाँव में मिट्टी नहीं लगेगी, क्योंकि घास की जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप खाली जगह से जाएंगे तो मिट्टी की कीचड़ा उचड़ा आपके लग जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ पर मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो मृदा संरक्षण का सबसे पहला उपाय है कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और एक उपाय है कि आप मेड़बंदी कर दीजिए, यहाँ पर मेड़ बांध दीजिए, यहाँ पर मेड़ बांध दीजिए, जिससे क्या होगा, मिट्टी कटकर दूसरे के खेत में दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगी। या मैट बिछा लीजिए, पॉलीथीन बिछा लीजिए। तो ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं अगर आप अपनी मृदा को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने खेत की मिट्टी को सुरक्षित करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं। आप पेड़ लगा लीजिए, पेड़ की जड़ें मृदा को पकड़ लेंगी, तो जो बारिश का पानी बहेगा तो मिट्टी उसके साथ कट कर नहीं जाएगी। और क्या होगा, ऊपर से मैट बिछा लीजिए तब भी नहीं जाएगी, पॉलीथीन बिछा लीजिए, या आप किनारे किनारे पर मेड़ लगा लीजिए, मिट्टी इधर उधर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या है, मृदा कटाव को रोकना, ये क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा कटाव को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, और मिट्टी कटती क्यों है, जल पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो हम ऐसा कुछ उपाय करें कि जब पानी बहे तो मिट्टी कटकर ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और ताकि जो पेड़ की जड़ें पकड़ लेंगे तो मिट्टी कटकर नहीं जाएगी। उस पर मैट बिछा दें अपने खेत पर तब भी मिट्टी कटकर नहीं जाएगी, क्योंकि पानी के संपर्क में ही नहीं मिट्टी आएगी। ठीक, तो ये था। अब देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, सामाजिक भेदभाव क्या है। सामाजिक भेदभाव, अब आप देखेंगे समाज में अलग अलग तरीके से भेदभाव होता है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है। अरे तुमने हमको कैसे छू दिया, तुम निचली कास्ट के हो, हट यहाँ से, बदतमीज कहीं के, हमको छू दिया, ओह फोल, हमको छू दिया इसने। ऐसा होता है कि नहीं, तुमने हमको छुआ कैसे, अब हमें नहाना पड़ेगा, हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया। ऐसे समाज में भेदभाव होते हैं। हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं करेगा, मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं करेगा। ये समाज ने हमें और आपको बांट दिया है। किसने बांट दिया है, समाज ने हमको और आपको क्या कर दिया है, बांट दिया है। वरना खून के रंग का सेम, 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ हमारे भी वही हैं, आपके भी सब कुछ वही है। तो ये होता है सामाजिक भेदभाव। समाज में जो भेदभाव होता है, एक दूसरे छुआछूत की भावना, महिला पुरुष के जो भेदभाव होता है, वही क्या होता है सामाजिक। इसको कैसे समाप्त किया जाता है, इसका एकमात्र उपाय शिक्षा। इसका एकमात्र जो उपाय है वो शिक्षा। शिक्षा दीजिए और क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, ऊंच नीच जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, ठीक है, महिला पुरुष के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, इन सभी चीजों का एक ही इलाज है, शिक्षा। शिक्षा देकर आप सभी को जो है वो एक रास्ते पर ला सकते हैं, सभी को आप सुधार सकते हैं। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप शिक्षा दीजिए। शिक्षा हुई वो एक ऐसी कड़ी है, हमने बताया था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, विच कैन यूज फॉर चेंज द वर्ल्ड। इसका इस्तेमाल आप दुनिया को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जमाना ये सब खत्म हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये आदमी की मजबूरी होती है। अगर आप हिंदू होकर मुस्लिम में शादी कर लें, ऊंची जात के होकर नीची जात में शादी कर लें, तो यही समाज आपकी थू थू करने लगा। इसलिए समाज के डर से भी कहीं ना कहीं आदमी को इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों से बचना पड़ता है, क्योंकि आदमी को भाई उसी समाज में रहना है। समाज ही है जो इन सभी चीज़ों को प्रेरित करता है। धीरे धीरे हमारा समाज इन चीज़ों से दूर हो रहा है। ठीक है, अगर आप समाज के अनुसार चलेंगे तो समाज आपकी तारीफ करेगा, हैं, जबकि हम ऐसी बात से बिल्कुल खिलाफ हैं। ये चैप्टर अभी हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसमें आप लोगों ने समझा होगा सामाजिक भेदभाव क्या है। समाज में जो भेदभाव होता है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, महिला पुरुष में भेदभाव, वही क्या सामाजिक भेदभाव है। समाज में भेदभाव जो होता है, इसको कैसे समाप्त किया जाता है, हमारा मानना है केवल शिक्षा से ही इसे जो है वो सही किया जा सकता है। लोगों को शिक्षा दी जाए, ज्ञान दिया जाए कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये हमारे पूर्वज जो कर रहे थे वो अनजाने में कर रहे थे, हमें इसको दोहराना नहीं चाहिए।
ये बिल्कुल ही गलत है। ये कहीं किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आप उनसे भेदभाव करें, इनसे भेदभाव करें। ठीक है, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, ऊंची कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सब क्या है, बराबर है। सबको जीने का अधिकार है, सबको सांस लेने का अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए, जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता, पानी की कमी को, जल की कमी को क्या कह देते हैं, जल दुर्लभता कह देते हैं। जल की कमी, पानी की कमी को क्या कह देते हैं, जल दुर्लभता कह देते हैं। पानी की कमी को क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। पानी की कमी, जल की कमी को क्या कहते हैं, जल दुर्लभता। अब पानी की कमी क्यों हो रही है, पानी की कमी सबसे ज्यादा जो हो रही है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है जल दुर्लभता का। बढ़ती हुई जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और ये मुख्य कारण है जल दुर्लभता का। जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा बढ़ेगा, तो पानी घटेगा। तो जो जल की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जल दुर्लभता इसका सबसे बड़ा कारण है। जल दुर्लभता का सबसे बड़ा क्या कारण है, जनसंख्या। अब ये समझ लीजिए, हम रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपसे निवेदन है, संध्या जी, निकिता जी, एक बार फिर से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जल दुर्लभता का सबसे बड़ा क्या क्या कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण है सिंचाई। क्या कारण है, सिंचाई। सिंचाई भी जल दुर्लभता का एक बहुत बड़ा कारण है, सिंचाई। अब सिंचाई कैसे करें, सिंचाई का तो फायदा है। अब देखिए आप खेत, ये खेत है, इसमें आप पानी इसमें आपने डाल दिया, ठीक है, तो आधा पानी 50% पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये पानी का नुकसान हो रहा है कि नहीं, बताइए, पानी का नुकसान हो रहा है। तो सिंचाई जो होती है उससे भी क्या होती है, जल दुर्लभता होती है। तीसरे कारण की बात करें अगर, जल दुर्लभता का तीसरा कारण है जल दुर्लभता का पानी का दुरुपयोग। पानी का दुरुपयोग। आप लोगों ने अपने गांव मोहल्ले में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को घर समरसेबल की बोरिंग हुई रहती है, पानी चला के छोड़ देते हैं, टोटी खोल देते हैं। क्या आप जल के बिना, पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? पानी के बिना आप अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर पानी ना हो तो आप अपने जीवन के बारे में, आप अपनी जिंदगी के बारे में कि हम जिंदा रहेंगे, ये सोच भी नहीं सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। अगर पानी ना हो तो आप इमेजिन कीजिए कैसा आपके सामने पानी, और पानी वो पीने लायक ना हो। हालांकि हमारी धरती पर पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन सभी पानी पीने लायक नहीं है। ये सभी पढ़ा चुके हैं, फिर पढ़ाने का कोई मकसद नहीं, हम यहाँ पे सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये सभी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में लाइव क्लासेज हैं, वीडियोस हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। पानी का दुरुपयोग हो रहा है, टोटी खोल दी, पानी बह रहा है, समरसेबुल का पानी बह रहा है, बच्चा खेल रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक, बच्चा खेलो बेटा खेलो, कोई दिक्कत नहीं, पानी तो आ ही रहा है समरसेबुल से। जब यही पानी का जल स्तर और नीचे चलाएगा, आने वाली पीढ़ियां पानी को तरसेंगी, तब आपको एहसास होगा, ख्याल होगा कि हम अपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। तो जल दुर्लभता, पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। सिंचाई करते हैं हम तो आधा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, ये भी पानी का कमी का कारण है। जल का दुरुपयोग, पानी का दुरुपयोग लोग करते हैं। अब भाई समरसेबुल की बोरिंग हो गई है, ट्यूबवेल है, तो क्या चला के छोड़ देंगे? आपके लिए केवल क्या जल? इसी से पहला प्रश्न याद कीजिए, पहले 2-3 प्रश्न। सतत पोषणीय विकास, हमें तमाम संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि ये वातावरण प्रदूषित न हो और आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो क्या हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर, हमें लगता है कि बस ये सारी चीजें हम ही तक हैं, हमारे बाद इसका कोई इस्तेमाल उपयोग करने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चौथा, अगर बात करें वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों की कटाई, जो पेड़ पौधों को काट रहे हैं लोग इतनी तेजी से, इतने चाह से,
ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है, ये भी एक कारण है किस चीज का, पानी की कमी का, जल दुर्लभता का, ये भी एक कारण है। भाई पेड़ पौधे ही तो वर्षा करवाते हैं, पेड़ पौधे आप काटेंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा अगर नहीं होगी तो जल दुर्लभता बढ़ेगी, पानी की कमी बढ़ेगी। तो जल दुर्लभता, पानी की कमी को हम क्या कह देते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। पानी की कमी को हम जल दुर्लभता कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि, सिंचाई, पानी का दुरुपयोग, वनों की कटाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जल दुर्लभता किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, जल दुर्लभता को हमें समझना चाहिए और इसको हमें न केवल प्रश्न बल्कि इसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत में पाई जाने वाली फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं ऐसी होती हैं जिनमें फसल बोई जाती है। तो भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद। कौन कौन सी फसलें, खरीफ, रबी, जायद, ये भारत में 3 फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की बात करें अगर, खरीफ की फसल कब से कब तक होती है, खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो जून में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, जून में, और ये नवंबर तक जाते जाते ये फसलें कट ही जाती हैं। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, जून में बोई जाती हैं, और कब ये काटी जाती हैं, नवंबर माह में काटी जाती हैं। और जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की, ये नवंबर में बोई जाएंगी और अप्रैल में जाकर काटी जाएंगी। कब बोई जाएंगी, नवंबर में, और काटी कब जाएंगी, अप्रैल में काटी जाएंगी। ठीक है, यानी कि नवंबर से अप्रैल तक इनका ड्यूरेशन पीरियड रहता है। जायद की बात करें, जायद ये 2 महीने की फसल होती है, मई और जून की, मई और जून। ठीक है, ये जो खरीफ ऋतु होती है ये वर्षा ऋतु की इसे कहा जाता है। रबी को जाड़े की शरद ऋतु की फसल कहा जाता है। ठीक है, और जायद को गर्म ऋतु की फसल कहा जाता है, गर्मी की फसल कहा जाता है। तो खरीफ की बात करें, खरीफ बोई कब जाएगी, बुआई जून में जाएगी, और इसकी कटाई कब होगी, नवंबर में होगी। आप कोई ऐसी फसल सोचिए जो जून या जुलाई में बोई जाती हो और नवंबर माह में जाके काटा, उसकी कटाई होती हो। तो अगर आपको स्मरण हो, आप लोगों को याद हो, जो धान की फसल होती है, धान की फसल सामान्यतः जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर तक जाते जाते ये फसल कट के किनारे हो जाती है। तो खरीफ ऋतु में कौन सी फसल बोएगी, धान। और रबी ऋतु की बात करें या शरद ऋतु, ये फसलें कब बुआई होती है, नवंबर में इसकी बुआई होती है और अप्रैल माह में जाकर इसकी कटाई, अप्रैल के फर्स्ट वीक से या मार्च के लास्ट वीक से इसकी कटाई शुरू होती है। तो अगर इसमें बात करें रबी में, तो रबी में बोया जाता है गेहूं। कौन सी फसल बोई जाती है, गेहूं हो गई रबी की फसल, सरसों हो गई। ये जाड़े में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर। ठीक है, ये सारी फसलें कौन सी फसलें हो गई, ये सारी फसलें आपकी रबी की फसलें हो गई, जो नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में जाकर काटी जाती हैं। नवंबर में बोई जाती हैं और काटी कब जाएंगी, अप्रैल माह में ये फसलें काटी जाती हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है और याद रखनी है। जायद गर्म ऋतु की फसलें मई और जून। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें, जायद में कौन कौन सा उदाहरण होगा, तो हमने आपको बताया था जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, कुकुरबिटेसी यानी कि ऐसी फसलें जो रेंग रेंग कर चलती हैं, बिना सहारे किए चल नहीं सकती। खीरा, ककड़ी, ठीक है, लौकी, खरबूज, तरबूज, ये तमाम फसलें जो है कि जो रेंग रेंग कर चलती हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, वो सारी फसलें जायद फसल होती है। खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, करेला, कद्दू। ठीक है, ये तमाम फसलें किसकी होती हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, जो रेंग रेंग कर चलती हैं, जो रेंग रेंग कर चलती हैं। ठीक है, वो अंत में जाकर वो जायद की फसलें कहलाती हैं। लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू
और इमेजिन कीजिए तोरई, ये तमाम चीजें जो चढ़ती उड़ती हैं, रेंग रेंग कर ऐसे चलती हैं सांपों के तरीके से, ठीक। नागिन सपेरा है, ये सारी फसलें। एक चीज हमने आपको और बताई थी, खाद्यान्न फसलों के नाम आप लोग बताइए। तो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? खाद्यान्न फसल जिसका हम आप लोग भोजन में करते हैं, धान यानी गेहूं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सारी फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें जिससे दालें हमें मिलती हैं। अब दाल तो अरहर की दाल, मटर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, दलिए दाल है। तिलहनी फसलें जिससे हमें तेल मिलता है, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी, मूंगफली, ये तमाम तिलहनी फसलें कहलाती हैं। उत्तेजक फसलें जिसके इस्तेमाल करने से हमें उत्तेजना मिलती है, चाय, कॉफी, कहवा, कॉफी को क्या कहते हैं, कहवा, तंबाकू। और रेशेदार फसलें जिससे हमें रेशा मिलता है, तो रेशा आपको कपास से मिलता है और जूट से मिलता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जैसे जानवी जी हो गई, निकिता जी हो गई, दीपा जी हो गई, संध्या जी हो गई, आप सभी लोगों को ये पता होगा, सृष्टि जी, मोहम्मद अजहर, ये सभी चीजें आप लोगों को पता होगी। तो भारत में पाई जाने वाली ऋतुएं बार बार बताया, एक बार फिर देख लीजिए। खरीफ, रबी, जायद। खरीफ फसलों की बुआई जून में की जाती है, नवंबर तक कट जाती है। इसमें धान मुख्यतः होता है। रबी नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल तक कट जाती है। गेहूं, सरसों, चना, मटर, चना मटर चले अब दिल्ली। जायद मई जून में बोई जाती है और जून में कट जाती है। खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, तरबूज, खरबूज, ये सब किस में आएंगे? जायद ऋतु की फसलों में आएंगे, ठीक है। तो ये था भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं का वर्णन हमने कर दिया, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं का हमने वर्णन कर दिया। आपने सुना कि नहीं? कथा हमने पढ़ दी। अब अगला देखिए, औपचारिक ऋण व अनौपचारिक ऋण में अंतर। औपचारिक ऋण व अनौपचारिक ऋण में अंतर बताइए। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं औपचारिक ऋण और अंतर सुनिए। अभी शायद कल ही ये क्लास हुई है। औपचारिक ऋण और इधर अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण, तो सबसे पहला जो अंतर देखिए, आपको औपचारिक ऋण में कोई ना कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा। कोई ना कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं समर्थक ऋण आधार। समर्थक ऋण आधार औपचारिक क्षेत्र में, नहीं कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो कोई ना कोई सामान आपको गिरवी रखना पड़ेगा, समर्थक ऋण आधार रखना पड़ेगा। अपने जमीन के कागजात या सोना चांदी आपके पास हो तो उसको समर्थक ऋण आधार के तौर पर रख दीजिए। कोई ना कोई सामान आपको गिरवी तो जरूर रखना पड़ेगा, तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा। जबकि अनौपचारिक ऋण, मामा, हाँ बेटा पैसा चाहिए था उधार, ले लो बेटा, तो आपसे नहीं मांगेंगे कि कोई ना कोई चीज गिरवी रखो। तो यहाँ पर गिरवी की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ पर? समर्थक अनौपचारिक आधार में। हाँ हेलो मौसा, पैसे की जरूरत है, बेटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है कि नहीं? तो वही हम कह रहे हैं कि अनौपचारिक ऋण में ये जरूरी नहीं होता समर्थक ऋण आधार। आगे देखें, अगला पॉइंट की बात करें, अगर इसमें कम ब्याज दर लगता है। औपचारिक ऋण में जो होता है वो ब्याज दर वो कम लगता है, कम ब्याज दर, ठीक है। अनौपचारिक ऋण में अधिक ब्याज दर लगता है, अधिक ब्याज दर, ठीक है। औपचारिक में कम ब्याज दर और अनौपचारिक में अधिक ब्याज दर लगता है। ये हो गया, यानी कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लेते हैं अनौपचारिक ऋण वाले। नंबर 3, ये नियंत्रित होते हैं सरकार द्वारा, और इन्हें कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। आरबीआई इन्हें नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्हें कोई भी नियंत्रित नहीं करता अनौपचारिक ऋण में। माउसा को कोई वो करेगा, साहूकार जी को कोई वो करेगा नहीं, इन्हें कोई भी वो नहीं करता। कहने का मतलब है कि कोई भी अनौपचारिक ऋण के स्रोत जो होते हैं इन्हें कोई भी नियंत्रित नहीं करता। जबकि औपचारिक ऋण बैंक की निगरानी करता है कौन? आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमने बताया था चौथा पॉइंट
कि ये लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम गैर कानूनी तरीके से आपका पैसा वापस नहीं लेंगे, जबकि अनौपचारिक तरीके में गैर तरीके से नाजायज तरीके से जो है वो पैसा वापस मांग सकते हैं। आपके मौसा ने आपको बड़ी मोहब्बत से पैसा दिया था, हाँ बेटा ले लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी बात बिगड़ गई हमारा पैसा वापस करो, तो पैसा वापस करो। होता है कि नहीं? ये सब रिश्तेदारी वाला मामला जो है बहुत खराब होता है। रिश्तेदार जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। पैसा इस जरा सी बात बिगड़ी, एक एक रुपए का हिसाब कर लेते हैं। तो इसके उदाहरण की बात की जाए, बैंक व सहकारी समिति। बैंक याद रखिए, इसमें रिश्तेदार, मेनली रिश्तेदार ही, ठीक है, और साहूकार, ये लोग ऋण देते हैं। तो औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण, इसमें समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता होती है। बिना समर्थक ऋण आधार यानी कि किसी भी वस्तु के गिरवी रखे बिना आपको ये कर्ज या उधार नहीं देंगे। अनौपचारिक ऋण के स्वरूप में दे देंगे, उधार दे देंगे, ठीक है, मौसा है भैया। कम ब्याज दर लगता है औपचारिक ऋण के स्रोत में, अनौपचारिक में साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। ये सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि अनौपचारिक ऋण में सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते, ठीक है। और ये क्या औपचारिक ऋण में क्या होता है, तो ये नाजायज तरीके से कभी पैसा आपका वापस नहीं लेंगे, जबकि अनौपचारिक ऋण के स्रोत में ये नाजायज तरीके से आपका पैसा, अपना पैसा क्या कर सकते हैं, वापस मांग सकते हैं, और आप इनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उन्होंने पैसा दिया है। इसका उदाहरण बैंक, इसका उदाहरण रिश्तेदार, साहूकार, ये लोग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए देखते हैं क्या मामला माहौल चल रहा है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य के लिए, किसके लिए? सत्य के लिए तथा सत्य के साथ सत्य के लिए तथा सत्य के साथ खड़े होना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्य के लिए तथा सत्य के साथ खड़े होना। सत्य के लिए तथा सत्य के साथ खड़े होना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए तथा सत्य के साथ खड़े होना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। सच्चाई के लिए तथा सच्चाई के साथ खड़े होना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। आगे प्रश्न का है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी द्वारा जो सबसे पहले चलाया गया था सत्याग्रह, वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा जो सबसे पहले सत्याग्रह चलाया गया था वो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। और जो नील की खेती किसान करते थे उनसे अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने लाइफ का, अपने जीवन का सबसे पहला आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था बिहार के चंपारण जिले में। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले मजदूरों, किसानों के लिए चलाया था, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार टैक्स वसूलती थी, कर वसूलती थी। दूसरा बात करें, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1918 में चलाया था गुजरात के खेड़ा जिले में। कहां पर चलाया था? गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। और ये मजदूरों के लिए चलाया था। किन के लिए चलाया था? फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए चलाया था। और सेम जो है वो अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, ये गुजरात के अहमदाबाद में चलाया था। यह भी 1918 ईस्वी में चलाया था। और यह आंदोलन भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए ही चलाया था महात्मा गांधी ने। तो सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए तथा
सत्य के साथ खड़े होना, सच्चाई के लिए तथा सच्चाई के साथ खड़े होना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। और महात्मा गांधी द्वारा 3 चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो पहला वर्णन हो गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चलाया था। बिहार के चंपारण जिले में चलाया था। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ का सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जो नील की खेती किसान करते थे, सरकार उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलती थी, कर वसूलती थी, उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1918 में चलाया था गुजरात के खेड़ा जिले में, और ये मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया था, उनका बहुत शोषण हो रहा था। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1918 में चलाया था गुजरात के अहमदाबाद में, और यह आंदोलन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने चलाया था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो ये था आपका। और लास्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा क्यों जरूरी है? शक्तियों का बंटवारा आखिर क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्या है 3-5 करने की? सबसे पहले जो बात करें कि पूरे देश में भाईचारा बना रहे, इसलिए हमें चाहिए कि सभी धर्म के मानने वाले सभी धर्म को, तो सबसे पहला क्या है देश में भाईचारा बनाने के लिए, भाईचारा बना रहने के लिए हमें चाहिए कि हम देश में शक्तियों का बंटवारा करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जो है वो उचित पद दिया जाए, ताकि सभी खुश रहें, इस प्रकार का कोई माहौल ना बिगड़ने पाए देश में। तो सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश को शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, ठीक है, भाईचारा बनाए रखने के लिए, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हमें जो है वो सत्ता का बंटवारा कर देना चाहिए। और क्या, गृह युद्ध ना हो, गृह युद्ध ना हो, हमें क्या करना चाहिए? शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। एक आदमी को अगर आप सारी पावर दे देंगे, किसी एक धर्म के मानने वाले को, किसी एक जाति मानने वाले को, तो आपसी भाईचारा नहीं रह जाएगा, शांति और सौहार्द भी नहीं रह जाएगी, और गृह युद्ध, घर के लोग आपस में लड़ने लगेंगे। ठीक है, और इसलिए भी जरूरी है कि बहुसंख्यक जो है वो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का उत्पीड़न न करने पाए, बहुसंख्यक क्या हो, अल्पसंख्यक को परेशान न करें। इसलिए भी जरूरी है कि हमें सत्ता का बंटवारा कर दें, नहीं तो अगर केवल बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा तो क्या करेंगे, जिनकी संख्या कम होगी उन्हें परेशान करेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी कर दिया जाए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए सत्ता में। अब देखिए, हमने बेल्जियम का उदाहरण अभी बताया, बेल्जियम में जितने डच मंत्री थे उतने ही आपके फ्रेंच मंत्री थे। इससे क्या होगा कि हमें ना कोई जलन होगी कि उनके मंत्री ज्यादा है, ना तो उनको जलन होगी कि उस बिरादरी, उस जाति, उस धर्म के मंत्री बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का उत्पीड़न ना करें, उनको परेशान ना करें, इसलिए भी जो है वो क्या होता है, जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी हो। और अगर अल्पसंख्यक जो है नाराज रहते गए तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। आप अपने देश की अखंडता को ज्यादा दिनों तक बचा कर नहीं रख सकते अगर आप बहुसंख्यकों को सभी शासन दे देंगे। अगर आप बहुसंख्यकों को सभी शासन व्यवस्था दे देंगे तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे राजनीति के मैदान में, आपका देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये चीजें जरूरी है सत्ता की साझेदारी के लिए कि ठीक है कि ये सभी चीजें जरूरी होना चाहिए। और एक बात और भी है कि अब भाई अल्पसंख्यक होंगे तो अपनी जाति बिरादरी की समस्याएं रखेंगे, नहीं तो बहुसंख्यक होंगे वो केवल अपनी समस्याएं देखेंगे और उसी का समाधान करेंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग हों सत्ता में, पावर में सभी लोग हों, ताकि अपना अपना देखभाल करें कि उनकी जाति बिरादरी में कोई कमी ना होने पाए। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब 10 क्वेश्चन बचते हैं आपके मानचित्र के। तो मानचित्र की अभी अलग से ये क्लास जैसे खत्म होगी उसके तुरंत बाद 5 मिनट के तुरंत बाद, जैसे ये क्लास खत्म होगी 5 मिनट
हम कह रहे हैं ना 5 मिनट के तुरंत बाद आपकी जो है वो मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। इसी की 5 मिनट आपको रेस्ट मिलेगा, उसके 5 मिनट के बाद तुरंत आपकी ये सही हो जाएगी। और आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेहनत लगी है, आप लोग जानते ही हैं कि मेहनत लगी है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी क्लास आपको और इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आ रहे थे। हमें तो उम्मीद है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। 5 मिनट बाद फिर आइए। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।